वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ नेशनल इनकम से रिलेटेड कंसेप्ट्स किए थे, जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने किया था। इस वाले लेक्चर में, इस वाले वीडियो में हम और कुछ रिलेटेड कंसेप्ट्स करेंगे नेशनल इनकम के। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो कंसेप्ट हमने करना है वो है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। सो व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स? We will take it as a difference between intermediate goods and final goods. We will also give some examples in it. These goods are used as a raw material for the production of other goods and services or for resale in the same year. So intermediate goods are those goods which are used as a raw material for the production of अदर गुड्स। रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर उनको यूज किया जाता है, परचेज किया जाता है फॉर रीसेल पर्पस इन द सेम ईयर। तो वो गुड्स, दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर यूजिंग एज अ रॉ मटेरियल और विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ कम टू फाइनल गुड्स। These goods are used as a final consumption by final consumer or for investment purpose. So final goods are those goods which are, these are used by final consumer. These are not purchased for resale purpose. These are not purchased for further production to use as a raw material. These goods are purchased for final consumption by final consumer or for investment purpose. Second point of difference is intermediate goods. In intermediate goods, value of these goods are yet to be added. अभी intermediate goods as a raw material use किए जा रहे हैं, और जब इनको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज किया जाएगा तो इन रॉ मटेरियल की वैल्यू में और वैल्यू ऐड करके उसे मार्केट में बेचा जाएगा। तो अभी इंटरमीडिएट गुड्स में और वैल्यू ऐड करना बाकी होता है। लेकिन final goods, these goods are ready for consumption by final consumer, so no value is added to these goods. अब इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करना बाकी नहीं है। Third point of difference is value of intermediate goods are excluded while calculating national income. This point is very important point. Intermediate goods की जो वैल्यू होती है उसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं करते। क्यों इंक्लूड नहीं करते? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स एज अ रॉ मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, अभी वो कंजम्पशन पर्पस के लिए तैयार नहीं है। फिर उनको अभी फाइनल प्रोडक्ट में चेंज किया जाएगा और जो रॉ मटेरियल की वैल्यू थी वो फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी उसके अंदर ऑलरेडी शामिल कर दी जाएगी। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को अलग से ऐड नहीं किया जाता while calculating national income. बट फाइनल गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल गुड्स के जो वैल्यू है उसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज these goods lie under the production boundary, so value is still to be added to these goods. जो intermediate goods होते हैं एज रॉ मटेरियल यूज किए जा रहे हैं या फिर रीसेल पर्पस के लिए परचेज किए जा रहे हैं, तो ये अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर के गुड्स कहलाते हैं और इनमें अभी वैल्यू ऐड करना बाकी होता है। लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं, these goods lie outside the production boundary, thus no value is added to these goods. Final goods are ready for consumption by final consumer, so these goods are considered as outside the production boundary. तो इसके अंदर कोई और वैल्यू अब ऐड करना बाकी नहीं है। So these are the main common differences between intermediate goods and final goods. Let us come to the example. एग्जाम्पल को हम कंपैरेटिव वे में लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ब्रेड परचेज्ड बाय शॉपकीपर। अब हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो परचेज किए जाते हैं, या तो उन्हें आप रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं या आप उन्हें फर्दर रीसेल पर्पस के लिए परचेज करते हैं। तो जो ब्रेड परचेज की जा रही है
जो ब्रेड परचेज की जाती है बाय शॉपकीपर वो फर्दर रीसेल के लिए परचेज की जाती है, इसलिए जो ब्रेड परचेज बाय शॉपकीपर है दैट इज इंटरमीडिएट गुड। लेकिन वही ब्रेड अगर एक हाउस होल्ड द्वारा परचेज की जा रही है, फॉर फाइनल कंजम्पशन परचेज की जा रही है, तो सेम ब्रेड बिकम्स फाइनल गुड। सो one good can be intermediate good as well as final good, and this depends upon who is consuming it, who is purchasing it, whether it is purchased by a seller, whether it is purchased by a final consumer. So second example is car purchased by car dealer. If car is purchased by car dealer, it is purchased for purpose of resale, so it is intermediate good. But if the car is purchased by a family, it is purchased for consumption purpose, it is purchased for family use, so this becomes final good. I hope आपको intermediate goods और final goods में सब clear हो गया होगा. Now let us come to the topic. This is stock and flow. Stock and flow is also an important topic of nation and income. Now, first difference between stock, it is a variable which is measured at a particular point of time. And what is flow? Flow is a variable which is measured during a period of time. तो अगर आप बात कर रहे हैं what is your bank balance on 31st December 2019, so we are talking about a particular point of time. तो जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस है ऑन 31st December 2019, वो होगा स्टॉक कंसेप्ट. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज योर एनुअल सैलरी, व्हाट इज योर मंथली सैलरी, व्हाट इज योर वीकली सैलरी, व्हाट इज योर एनुअल इन्वेस्टमेंट, so this will be flow concept. Second point is stock has no time dimension. Stock का कोई time dimension नहीं होता. It is measured at a particular point of time. It has no time dimension. But flow के अंदर time dimension होता है, like per year, per month, per week, per day, etc. इस तरह से आप इसको एक time duration में measure करते हैं. Third point is स्टॉक इज अ स्टैटिक कंसेप्ट. आपको पता है कि स्टॉक जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, इसके अंदर चेंजेस को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है. लेकिन फ्लो में हम चेंजेस को इन्वॉल्व किया करते हैं, लाइक सेविंग इन अ ईयर. तो एक साल में आपने कितनी सेविंग की है, तो यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. तो ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है. सो फ्लो इज अ डायनेमिक कंसेप्ट एंड स्टॉक इज अ static concept, क्योंकि stock is measured at a point of time and flow is measured during a period of time. Fourth point is stock affects flow. Stock flow को affect करता है. जितना ज्यादा आपकी कैपिटल होगी उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना ज्यादा आपका आउटफ्लो होगा. और इसी तरह से फ्लो अफेक्ट्स स्टॉक. जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी वेल्थ, उतनी ही ज्यादा आपकी कैपिटल बढ़ेगी. तो ये आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. स्टॉक अफेक्ट फ्लो एंड फ्लो अफेक्ट स्टॉक. नाउ कम टू द एग्जांपल. इसमें भी हमने एग्जांपल कुछ कंपैरेटिव वे में लिए हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे. तो मुंबई और पुणे के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट. यहाँ कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे. सो डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज अ स्टॉक कंसेप्ट. बट इसी डिस्टेंस को अगर हम कहते हैं फ्लो कंसेप्ट के अंदर, स्पीड ऑफ अ कार टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू पुणे. तो स्पीड क्या है उस कार की, अगर मुंबई से पुणे का डिस्टेंस कवर करते हैं, तो किसी कार से अगर हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उस कार की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, पर आवर में मेजर करते हैं. तो ये हमारा एक फ्लो कंसेप्ट हो जाता है. सेकंड हम बात कर रहे हैं कैपिटल. सो व्हाट इज योर कैपिटल ऑन 31st December 2019. तो यह आपका हो गया स्टॉक कंसेप्ट. लेकिन कैपिटल के अंदर इंक्रीमेंट होना, which is also called capital formation.
तो इंक्रीमेंट यहाँ पे चेंज आया है, सो कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक में थर्ड एग्जांपल है बैंक बैलेंस। अभी हमने इसका एग्जांपल पहले भी लिया था। व्हाट इज योर बैंक बैलेंस एज ऑन 31st March 2020? तो ये आपका स्टॉक कंसेप्ट है, बिकॉज दिस बैंक बैलेंस इज मेजर्ड एट अ point of time. But saving and drawing from your bank account is flow concept. Consumer goods and capital goods. What are consumer goods and capital goods? Consumer goods are those goods which are used by final consumer. Consumer goods are those goods which are used by final consumer. Consumer goods है, consumer नाम जुड़ा हुआ है, it means these are used by final consumer. Capital goods are those goods which are used by producer as final investment good. Like producer ने एक बहुत मशीनरी खरीदी है, एक प्लांट खरीदा है, एक बिल्डिंग उसने खरीद ली है, तो ये उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये कैपिटल गुड कहलाएगी. So consumer goods are used by consumer and capital goods are used by producer as final investment. Second, consumer goods directly satisfy human need. Like एक पंखा है, एक फैन है, अगर आप जाते हैं एक फैन परचेज करके लेकर आते हैं, वो फैन आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा. लेकिन अगर उस फैन को बनाने के लिए कोई मशीनरी परचेज की गई है बाय अ फर्म, बाय अ प्रोड्यूसर, तो वो जो मशीनरी परचेज की गई है वो फैन बना रही है, लेकिन वो मशीनरी आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही है. सो दैट मशीनरी इज कैपिटल गुड. सो कैपिटल गुड, these goods indirectly satisfy human needs. Third point of difference is consumer goods increase the welfare of people. अगर आपको जितना ज्यादा consumer goods available होंगे, आपको provide किए जाएंगे, तो इससे welfare increase होता है people का. लेकिन capital goods से क्या होता है? capital goods से एक economy की production capacity increase होती है. एक प्रोड्यूसर अगर बिल्डिंग परचेज करता है, मशीनरी परचेज करता है, प्लांट परचेज करता है, तो इससे क्या होगा? उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है और इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है. सो कैपिटल गुड्स इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी. नाउ कम टू द एग्जांपल. कंज्यूमर गुड के एग्जांपल में हम ले सकते हैं फर्नीचर इन अ हाउस विच प्रोवाइड यू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, और सीविंग मशीन परचेज्ड बाय अ फैमिली. It also provide you direct satisfaction. But if we talk about capital goods, examples are furniture in an office or sewing machine in a boutique. So these are the example of consumer goods and capital goods. Our next topic is investment. So it is an increment in the capital stock like building, machinery, inventory, etc. in an accounting year. It is also called capital formation. So what is investment? Investment क्या है? जो कैपिटल स्टॉक होती है किसी फर्म की, उस कैपिटल स्टॉक लाइक बिल्डिंग, मशीनरी और इन्वेंट्री, ये सारी कैपिटल स्टॉक हैं किसी फर्म की. इन कैपिटल स्टॉक में जो इंक्रीमेंट होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीमेंट. सो इंक्रीमेंट यानी चेंज, चेंज यानी फ्लो कंसेप्ट. तो इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कंसेप्ट. तो बिल्डिंग, मशीनरी और इन्वेंट्री में जो चेंज होता है, जो इंक्रीमेंट होता है फर्म की कैपिटल स्टॉक में, इसी को एक अकाउंटिंग ईयर में इसी को हम इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं. इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन का भी नाम देते हैं. फॉर्मेशन मींस इंक्रीमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन मींस इंक्रीज इन कैपिटल. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो आगे जब हम नेशनल इनकम के बारे में करेंगे तो इन्वेस्टमेंट को आप कई जगह कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी देखेंगे. So there are two types of investment, fixed investment and inventory investment. What are fixed investment? Increase in fixed asset of a firm in an accounting year like building, machinery, etc. It is also called fixed capital formation. तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें फिक्स नाम है, इन्वेस्टमेंट नाम है, इन्वेस्टमेंट नाम है, इसका मतलब इंक्रीमेंट है. फिक्स नाम है यानी फिक्स एसेट के इंक्रीमेंट की बात हो रही है. सो इट इज एन इंक्रीज इन फिक्स एसेट ऑफ अ फर्म इन एन अकाउंटिंग ईयर. तो
किसी भी फॉर्म के फिक्स एसेट में अगर कोई इंक्रीमेंट होता है तो उसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। इसको हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि अभी कैपिटल फॉर्मेशन हमने इन्वेस्टमेंट किया था कि इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, तो इसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की जगह फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो जिसके अंदर हम इन्वेंट्री की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट यानी उसके अंदर इंक्रीमेंट की बात करेंगे। सो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ finished goods, semi-finished goods and raw material in an accounting year। अब किस चीज का स्टॉक हम एक प्रोड्यूसर रखता है, स्टॉक वो फिनिश गुड्स का भी रखता है, स्टॉक वो सेमी फिनिश गुड्स का भी रखता है और साथ साथ में वो रॉ मटेरियल का भी स्टॉक रखता है। तो ये सारी जो इन्वेंट्री है, ये सारा जो स्टॉक है, उसका जो इंक्रीमेंट होता है, उसके अंदर जो इंक्रीज होता है इन एन अकाउंटिंग ईयर, इसी को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन, जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नाम से भी जानते हैं। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? It is a decrease in value of fixed asset due to normal wear and tear, passage of time, expected obsolescence like change in technology, change in pattern of demand। तो किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है कुछ कारणों से, जैसे नॉर्मल वियर एंड टियर में इसमें कुछ घिसावट, मशीनरी है मान लीजिए, तो उस मशीनरी में कुछ घिसावट आ जाती है उसको यूज करते करते। पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम गैप इतना हो जाता है कि वो पुरानी हो जाती है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस यानी कि उसकी वैल्यू कम होना ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो गया है, जिसकी वजह से उस फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो गई है। तो किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाना, जितनी वैल्यू उसकी कम हुई है, उसी को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। नाउ इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन टर्म्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जिस एसेट की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं उस एसेट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देन उसकी स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? जब हम किसी फिक्स एसेट को परचेज करते हैं तो उसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है, तो उस एस्टिमेटेड लाइफ के बाद अगर हम उसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो उसकी कितनी कीमत हमें मिल सकती है, इसी को हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। और लास्ट उसकी एस्टिमेटेड लाइफ आपको पता होनी चाहिए कि वो फिक्स एसेट कितने सालों तक हम यूज कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें अगर आपको पता होती हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मशीनरी परचेज की गई है फॉर 1 लाख रुपीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट? 1 लाख। उसको उसकी 10 इयर्स की एस्टिमेटेड लाइफ है और 10 इयर्स के बाद जब हम उसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो उसके 10,000 रुपीज हमें मिलते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू क्या है? 10,000। तो उस 1 लाख में से ये 10,000 स्क्रैप वैल्यू माइनस किया जाएगा, बचेगा 90,000। उस 90,000 को उसकी एस्टिमेटेड लाइफ यानी 10 से डिवाइड करने पे जो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा, दैट विल बी 9,000। सो 9,000 डेप्रिसिएशन होगा। तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। अभी हमने डेप्रिसिएशन का टॉपिक कवर किया था। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, और यू कैन कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस, जब भी आपको नेट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो आप उसमें डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके आप नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस भी कह सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट? सो आंसर विल बी डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपको वीडियो में सारी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह से मैं और वीडियोस आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेकर आऊंगी। थैंक यू।